तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के बायोलॉजी का अनसॉल्व पेपर लेकर आए हैं और अनसॉल्व में हम आज 2024 का सातों सेट का एमसीक्यू बताएंगे। ठीक है, आज वाले वीडियो में 2024 के सातों सेट का एमसीक्यू बताया जाएगा। इसके आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें हम आपका 2023, 22 और इसके पहले का एमसीक्यू बताएंगे और फिर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सेट है 2024 का। ठीक है, और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू होता है। 4 एमसीक्यू आता है, 4 बहुविकल्पी प्रश्न आता है और आपका 4 नंबर का ही होता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पहले चैप्टर का है, टेपिटम परत का कार्य क्या होता है। तो देखिए, टेपिटम परत पराग कोश के परत को कहा जाता है। पराग कोश में 3 परत होती है, उनमें से एक होता है टेपिटम। ठीक है, और इसका काम होता है जो उसके अंदर पराग कण बन रहे हैं उसको भोजन देना और पोषण देना। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है आपका, पराग कणों का पोषण, ये होता है हमारा टेपिटम परत का कार्य। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा पहला वाला, पराग कणों का पोषण देना। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, दूसरा है निम्न में से कौन एक अपरदाही है। देखिए अपरदाही, देखिए अपरदाही का मतलब क्या है। अपरदाही, अपरदाही यानी हम लोग कह सकते हैं जो मिट्टी का अपघटन करता है या फिर मिट्टी को खाता है, मिट्टी को खाने वाला या फिर अपघटन करने वाला, मिट्टी को खाने वाला, मिट्टी को खाने वाले को हम लोग कहते हैं अपरदाही। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला है केचुआ, दूसरा पक्षी, तीसरा मेढक और चौथा हाथी। तो आपको इनमें से पता होगा कि पक्षी, मेढक और हाथी ये तो मिट्टी को नहीं खाते हैं, जो केचुआ है वो मिट्टी को खाता है। तो पहला वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा, केचुआ। इसे हम लोग कहते हैं अपरदाही। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। डेंगू या फिर हड्डी तोड़, डेंगू को हम लोग कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार और इसका वाहक पूछ रहा है। मतलब जो डेंगू बुखार है इसका वाहक कौन है, इसको ले जाने वाला कौन है। तो इसको ले जाने वाला जो मच्छर होता है उस प्रजाति का नाम है एडीज मच्छर। तीसरा वाला ऑप्शन है हमारा एडीज मच्छर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो डेंगू बुखार का वाहक होता है वो होता है एडीज मच्छर। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ना लघु में भी पूछ सकता है, अति लघु में पूछ सकता है, 1 नंबर का अति लघु। देखिए, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। तो जो इस विशिष्ट स्थान जब आपको बोलेगा तो वहां पर आपको नाम याद रखना है, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ये वाला इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अंतः न्यूक्लिएज। एंडो का मतलब है अंतः, अंतः न्यूक्लिएज। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन था, ये आपके पहले सेट का था 4 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब दूसरा सेट देखते हैं, 2024 का दूसरा सेट। देखिए, इसमें जो हमारा पहला विकल्प है वो है आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष, देखिए भ्रूणपोष याद रखना है, ये होता है हमेशा त्रिगुणित, जिसको हम लोग संकेत के रूप में 3n लिखते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है त्रिगुणित, ये है भ्रूणपोष हमारा। त्रिगुणित का मतलब है कि इसमें 3 सेट क्रोमोसोम होता है, 3 सेट गुणसूत्र होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है। तो जो विडाल टेस्ट है बच्चों, जैसे खून का जांच होता है ना, तो उसमें अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं खून का टेस्ट। तो जो टाइफाइड का जांच है उसे हम लोग कहते हैं विडाल टेस्ट। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड में विडाल परीक्षण या फिर विडाल टेस्ट किया जाता है। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। देखिए, ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि 108 लघु बीजाणु के निर्माण के लिए लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ये थोड़ा सा पूरा नहीं है, यहाँ पे होगा अर्धसूत्री। 108 लघु बीजाणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे और किसमें होंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। तो देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना है, जितना आगे नंबर लिखा हुआ है 108, ठीक है, इसको आपको 4 से भाग कर देना है। जितना आगे नंबर लिखा हुआ है उसको आपको 4 से भाग करना है।
अगर पूछेगा लघु बीजाणु का निर्माण और उसमें पूछेगा अर्धसूत्री विभाजन, तो वहां पर आपको जितना नंबर दिखा है उसमें 4 से भाग करना है। तो अगर हम लोग 4 से इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 28, 7 चौक 28, यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 27। तो इसमें 27 वाला ऑप्शन हमारा दूसरा है। ठीक है, ये वाला सही होगा। यानी हम लोग को अगर 108 लघु बीजाणु चाहिए तो हमें मातृ कोशिका में 4 विभाजन करने होंगे। देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग 4 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो इसमें ये चीज याद रख लेना आप लोग, गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी की त्रिसूत्रता। त्रिसूत्रता का मतलब होता है एक गुणसूत्र बढ़ जाना, एक गुणसूत्र का बढ़ना होता है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिसूत्रता। और अगर एकल सूत्रता है, एकल मतलब घट जाना। ठीक है, चलिए आगे। तो ये हमारे दूसरे सेट का क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे सेट पर। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं। जीव विज्ञान, और ये हमारा तीसरा सेट है। ठीक है, चलिए देखिए, 1 मिनट, इसको पहले सही कर लेते हैं। देखिए तीसरा सेट और इसमें पहला क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में कौन सा भाग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? यानी मादा जनन अंग को हम लोग पुष्प में क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है जायांग। जायांग को हम लोग कहते हैं मादा जनन अंग, और जो पुमंग है वो नर जनन अंग होता है। ठीक है, परागकोश पुमंग का भाग होता है और ये टेपिटम परागकोश का भाग होता है। इसके पहले आपको क्वेश्चन बताए हम। अगला देखिए, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो 1 जोड़ी वृषण पाया जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है 1 जोड़ी। ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरे और चौथे पर आते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको काटते हैं और ये आ गया हमारा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है MRI संकेत अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? MRI का पूछ रहा है फुल फॉर्म। ठीक है, MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक देखिए मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय। ठीक है, रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जैसे एक्सरे किया जाता है वैसे ही MRI स्कैन होता है। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें देखिए दूसरा जो ऑप्शन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे पर। ये एक रोग है जो कि आनुवंशिकता वाले चैप्टर का है, द्रात कोशिका अरक्तता, जिसको हम लोग इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है एनीमिया। तो ये रोग ना बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। बिंदु उत्परिवर्तन मतलब कोई DNA है उसके एक छोटे से जीन में, वहां पर अगर उत्परिवर्तन हो जाए। देखिए उत्परिवर्तन का मतलब है, जैसे आप लोग जानते हो कि DNA बना होता है ATGC इन सभी क्षार युग्मों का। तो अगर उस क्षार युग्म में किसी एक पर जैसे T है वो हट के दूसरा आ जाए तो वहां पर हो जाता है उत्परिवर्तन। उससे जो प्रोटीन बनता है वो गलत प्रोटीन बनने लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से रोग हो जाता है। इस रोग का नाम है अनीमिया, हिंदी में इसको कहते हैं दात कोशिका अरक्तता। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बिंदु उत्परिवर्तन। ये हमारा तीसरा सेट का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं चौथे सेट पर। देखिए ये वाला आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आसान है हमारा। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा नाइट्रोजनी क्षार DNA में उपस्थित नहीं होता है? तो DNA में ये चीज आप याद रखना कि एडेनिन उपस्थित होता है, A, T, G और C। एडेनिन, थाइमिन, वानिन और साइटोसिन ये DNA में उपस्थित होता है। और अगर हम लोग RNA की बात करें तो वहां पर A, U, G, C होता है। T के स्थान पर U आ जाता है, U का नाम है यूरेसिल। तो कौन सा DNA में नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित नहीं है? वो है दूसरा यूरेसिल। ये DNA में नहीं होता है, ये होता है RNA में। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ दूसरे नंबर पर।
मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपर्यायी लक्षणों को सम्मिलित किया था? तो इसमें आपको ऑप्शन याद रखना 7 लक्षण। मेंडल ने 7 लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था, जिसको हम लोग विपर्यायी लक्षण भी कहते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसके पहले भी आया था। दांत कोशिका आरक्तता किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? यह है बिंदु उत्परिवर्तन का। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथे पर, परागकण में पुष्प के किस अंग परागकण पुष्प के किस अंग में निर्मित होते हैं? तो जो परागकण है बच्चों, वो होते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर। देखिए, लघु बीजाणुधानी का ही दूसरा नाम है परागधानी। ठीक है, या फिर परागधानी, या फिर आप उसको एक और नाम कह सकते हो। पहला हो गया परागधानी या लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, और एक और नाम क्या है? परागकोश। ठीक है, परागकोश। ये तीनों नाम आपके परागधानी या फिर जहां पर परागकण बनता है उसके नाम है। तो ये पूछ रहा है परागकण पुष्प के भीतर किस अंग में बनते हैं? तो उसका अर्थ हो जाएगा लघु बीजाणुधानी। अगर गुरु बीजाणुधानी का नाम आएगा तो वहां पर आपका मादा युग्मक बनता है गुरु बीजाणुधानी के अंदर। ठीक है, चलिए आते हैं। ये हमारा चौथा सेट हो गया, ये था चौथा। अब आते हैं पांचवे पर। देखिए, पांचवे का हमारा पहला नंबर है, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित होते हैं? इसका अर्थ समझिए। अगर परागकण कहीं गिर जाता है, ठीक है, जैसे परागकण का काम क्या है? उसका काम होता है परागण करना। ठीक है, उसका काम क्या है? परागण करना। अगर परागण नहीं होता है और परागकण बचा हुआ है, तो वो बचा किसके कारण है? परागकण के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, तो इसके कारण ये जीवाश्म के रूप में बचा रहता है। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म मतलब ऐसा कोई अंग, मतलब ऐसा कोई छाप। आपको देखो, मतलब कॉपी, जैसे कॉपी पेस्ट होता है उस तरह से कॉपी पेस्ट की तरह वहां पर रहता है वो किसी पत्थर पर, जिसको आप इंग्लिश में फॉसिल कहते हो। ये कभी आप लोग मूवी या फिर कार्टून में देखे होंगे, जिसको हम लोग फॉसिल कहते हैं। इसको जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक है, एक छाप की तरह रहता है, और अगर बहुत दिन तक कोई चीज किसी चीज में दबा रहता है तो उसका निशान पड़ जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल या फिर जीवाश्म। तो उसको बचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? स्पोरोपोलिनिन जिम्मेदार है। ये परागकण के अंदर का एक संरचना है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। ये पहला हमारा हो गया। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन के विकास में अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग कारण है? तो अगर अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग का नाम आएगा तो वहां पर आपको याद रखना है कि लैमार्क ने बताया था। लैमार्क ने क्या बताया था? अगर हम किसी भी अंग का ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा विकसित होगा, और जिस अंग का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे वो विकसित नहीं होगा। ये बताया था लैमार्क ने। ठीक है, और अगर जिसके अंतर्गत हम लोग लैमार्क का नियम पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं लैमार्कवाद। क्या कहते हैं बच्चों? लैमार्कवाद। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग जिस अंग का उपयोग ज्यादा करते हैं वो हमारा ज्यादा मजबूत होता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताएं, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो, दाएं हाथ से लिखते हो अपने, तो आपको सभी काम दाएं हाथ से करना सही लगेगा, मतलब आपका ये जो दाएं वाला हाथ है वो ज्यादा आपको पावरफुल लगेगा। लेकिन अगर वही काम अपने बाएं हाथ से करते हो, जैसे आप लिख रहे हो, तो आप लिख रहे हो दाएं हाथ से, और अगर बाएं हाथ से लिखोगे तो आपसे नहीं लिखाएगा। या फिर कोई भी सामान उठाना हुआ तो आप पहले दायां हाथ लगाते हो, क्योंकि हम लोग जिसका ज्यादा उपयोग करते हैं ना वो ज्यादा विकसित होता है। इसी प्रकार से लैमार्क ने अपना नियम दिया था, जिसको हम लोग लैमार्कवाद कहते हैं। जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं वो बहुत सालों बाद विलुप्त हो जाता है, कम से कम 200-300 साल के बाद होता है ऐसा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर। निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग है? गैर संक्रामक मतलब जो संक्रमित नहीं होता है, यानी फैलता नहीं है। तो इसमें से कैंसर, तीसरा नंबर कैंसर। ये जो कैंसर है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है और अगर आप उसको छू लो या फिर उसका सामान उपयोग कर दो तो आपको कैंसर नहीं होगा, क्योंकि वो किसी ना किसी दूसरे बाह्य कारण से होता है। लेकिन मलेरिया, टाइफाइड और निमोनिया ये तीनों संक्रामक रोग हैं। ये संक्रामक होते हैं, यानी जिसको हुआ है अगर उसके पास आप बैठते हो और अगर वो छींकता है या फिर आप उसका सामान उपयोग करते हो तो यह रोग आपको हो सकता है। लेकिन कैंसर गैर संक्रामक रोग है, ये नहीं होता है। ये हमारा तीसरा हो गया। चौथे पे आते हैं। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? देखिए, परपोषी कोशिका में हमको डीएनए को भेजना है।
जैसे डीएनए को भेजने के लिए कौन कौन से प्रयोग इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें पहला है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, बायोलिस्टिक और अहानिकारक रोगजनक, ये तीनों हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये विधि का नाम है, ये आप लोग जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 6 नंबर है हमारा, सेट है 6। ठीक है, छठवां सेट आ गया, 5 तक हो गया हमारा, सेट 6 बचा है और 7 बचा है। चलिए पहला देखते हैं, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जैव प्रौद्योगिकी, इसका उपयोग हम लोग कृषि में भी करते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं और वैक्सीन बनाने में भी करते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे जाते हैं। निम्न में से कौन आभासी फल नहीं है? अब पहले ये समझ लीजिए आभासी फल का क्या मतलब है। आभासी फल को हम लोग इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, जिसको आप लोग साधारण भाषा में झूठा फल कह सकते हो। देखिए हम लोग सच्चा फल उसको कहेंगे जब फल का विकास सिर्फ अंडाशय से होगा। ठीक है, सिर्फ अंडाशय से अगर फल बनता है उसको हम लोग कहेंगे सच्चा फल या फिर सत्य फल। और अगर अंडाशय के अलावा किसी और भाग से भी हो रहा है तो उसको हम लोग झूठा फल या फिर आभासी फल कहेंगे। तो देखिए इनमें से पूछा है कौन सा आभासी फल नहीं है। देखिए सेब भी आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी भी है और काजू भी है, लेकिन ये जो आम है ये आभासी फल नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। डेंगू बुखार का वाहक, यह इसके पहले भी आया था। डेंगू बुखार का वाहक कौन सा है? एडीज मच्छर। कौन सा मच्छर होता है बेटा? एडीज। ठीक है, डेंगू का वाहक होता है एडीज मच्छर। जल परागित पादप का कौन सा नाम है? यानी ऐसा कौन सा पादप है, कौन सा पौधा है जिसमें जल के द्वारा परागण होता है? तो ये देखिए पहला जो नाम लिखा है ना, हाइड्रिला, इसको आप लोग याद रखना। इसको आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, जब जनन वाला चैप्टर पढ़ते थे। हाइड्रिला जनन करता था पुनरुत्थ भवन से, इस तरह से। ठीक है, तो हाइड्रिला जो है ये जल परागित पादप है। चलिए आगे आते हैं। तो लास्ट सेट हमारा बचा हुआ है सेट नंबर 7, 2024 का 7वां सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, ये देखिए पहले भी आया था ना, भ्रूणपोष की कोशिकाएं क्या होती हैं? 3n। 3n मतलब त्रिगुणित। ठीक है, अगर हमको अगुणित लिखना होगा तो सिर्फ हम लोग n लिखेंगे, द्विगुणित को हम लोग 2n लिखेंगे और चौगुणित को हम लोग लिखेंगे 4n। दूसरा नंबर है, मधुप के नर ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या होती है। देखिए ड्रोन में, पुष्प में, अरे सॉरी पुष्प नहीं, मधुमक्खी में। मधुमक्खी में 2-3 उसके कास्ट होती है। पहला होता है रानी मधुमक्खी, दूसरा होता है नर जिसको हम लोग ड्रोन कहते हैं, और तीसरा होता है श्रमिक मधुमक्खी। तो इसमें आपको पूछ रहा है ड्रोन में कौन क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो देखिए पहले ये चीज ध्यान रखना है कि जो नर होता है, नर वो हमेशा यन रहता है। ठीक है, यन मतलब अगुणित रहता है। तो अगुणित में, और जब 2 द्विगुणित होता है तो वहां पर गुणसूत्र संख्या होती है 32। ठीक है, जब द्विगुणित होता है तो गुणसूत्र की संख्या होती है 32। जैसे आप लोग सुने हो कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, और जब वो 2n होते हैं, जब जोड़े में हम लोग कहते हैं उसको, तो हम लोग उसको कहते हैं 23 जोड़ी। ठीक है, जब लोग उसको जोड़े में कहते हैं तो उसको 23 जोड़ी कहते हैं। और इसमें होती है 32, कुल 32 होती है 2n। ठीक है, और अगर हम लोग n कहेंगे, तो वो हो जाएगा 16। 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16। जो हमारा नर होता है वो n होता है, अगुणित होता है। मधुमक्खी में जो नर होता है वो अगुणित होता है, इसीलिए जो इसका गुणसूत्र संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 16। 2n 32 होता है और अगुणित हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा और चौथा, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ। विषाणु यानी वायरस। तो देखिए वायरस में ना आरएनए मुख्य होता है, आरएनए मुख्य रूप से होता है, और इस कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें डीएनए भी पाया जाता है। कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें आरएनए पाया जाता है, कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। चौथा है, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। जन्मजात उपापचयी त्रुटि यानी बीमारी। उपापचयी मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे पाचन प्रक्रिया, उसमें भी आ जाती है, पाचन भी आ जाता है और श्वसन भी आ जाता है, इन सभी को मिलाकर हम लोग उपापचय बोलते हैं। तो इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है ना आपका, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये एक जन्मजात उपापचयी बीमारी है, यानी जन्म से पहले ही उपापचय बिगड़ने कारण हो जाती है। ये जो वर्णांधता, अरक्तता और हीमोफीलिया है, या फिर आनुवंशिक बीमारी है। ये वाला आनुवंशिक बीमारी नहीं है,
लेकिन ये तीनों आनुवंशिक बीमारी है और ये उत्परिवर्तन के कारण होती है, ये चीज भी याद रखिएगा। वैसे इसको आप लोग आनुवंशिकी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही बताना था, हमको 2024 के 7 सेट का एमसीक्यू बता दिए। अगले वाले वीडियो में आपको 2023 का और उसके बाद 22 का एमसीक्यू बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस बनाने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करिएगा ताकि वो सभी भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।